इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में चैप्टर 3 के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 2 तक की प्रोविजन जो भी थे उसको हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 बात करता है आपका स्थावर संपत्ति के विक्रयों के विषय में। ठीक है, दैट मीन्स जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, यदि ठीक है ना, उसका विक्रय किया जाता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो वहाँ पे इसके क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बताया गया आपका चैप्टर 3 में। तो आज के सेशन में हम सिर्फ दो सेक्शन के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 54 और सेक्शन 55 के बारे में। तो सेक्शन 54 आपका बेसिकली बात करता है विक्रय के बारे में कि विक्रय कैसे किया जाता है। ठीक है, विक्रय संविदा क्या होती है। और यहाँ पर सेक्शन 55 में बताया गया है कि जो यदि कोई संपत्ति विक्रय कर दी जाती है तो वहाँ पर जो विक्रेता हैं और क्रेता हैं उनके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 क्या बात करता है, विक्रय की परिभाषा के बारे में। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सेल की परिभाषा दी गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है कि विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। तो यहाँ पर यदि विक्रय किया जा रहा है किसी स्थावर संपत्ति का, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसमें स्वामित्व का अंतरण होता है। ठीक है, हित का अंतरण नहीं होता। वहाँ पे जो कब्जा है किसी व्यक्ति का, यदि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, इसका किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा है, उसका अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे, हित है, जो भी है, वो सारी चीज़ें क्या कर देता है, विक्रय कर देता है किसी अन्य व्यक्ति को। दैट मीन्स कि मान लीजिए बी नाम का व्यक्ति है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो यहाँ पर इसका जो स्वामित्व था उस संपत्ति पर वो अंतरित हो जाता है किसको, बीप को, या फिर अनदर पर्सन जिसको अंतरित करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण किया जाता है जो दी जा चुकी हो, या जिसके देने का वचन दिया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है ना, जब विक्रय किया जाता है तो उसके बदले में कुछ कीमत मिलती है। अब नॉर्मल सी बात है कि यदि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप उसको कुछ कीमत देंगे, उस जो भी उस प्रोडक्ट का कीमत होगा, आप वहाँ पर क्या करेंगे, उसकी कीमत अदा करेंगे और आपको वह प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो सेम उसी प्रकार का यहाँ पर भी प्रोविजंस किया गया है कि यदि आप स्थावर संपत्ति को विक्रय करते हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो आपको क्या करेगा, कुछ कीमत देगा। तो यहाँ क्या है, तीन चीज़ें बताई गई हैं, या तो कीमत जो है, प्राइस जो है वो दी जा चुकी है, या फिर जिसके देने का वचन दिया गया है कि मैं इसको कुछ दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, या फिर जिसका कुछ भाग दे दिया गया है। ठीक है ना, मान लीजिए 5 लाख रुपए है, इसमें से 2.5 लाख रुपए आपको दे दिया गया और 2.5 लाख रुपए देने का वचन दे दिया गया है कि इसको मैं बाद में आपको दे दूंगा। तो ये है आपका विक्रय, कि यहाँ पर क्या है, इस जो स्वामित्व है वो अंतरित हो रहा है किसी अन्य व्यक्ति को और कुछ कीमत के बदले में। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए जो विक्रय कर रहे हैं संपत्ति, मान लिया आपने विक्रय कर दिया, ठीक है ना, ए ने क्या किया, बी को दे दिया, लेकिन बी ने कुछ कीमत नहीं दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक दान के रूप में मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कीमत मिल रही है उसको, जो संपत्ति का विक्रय कर रहा है, जिसकी संपत्ति पर स्वामित्व है, वो क्या कर रहा है, अपनी किसी कीमत के बदले अपने संपत्ति में से स्वामित्व का अंतरण कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, विक्रय की परिभाषा कहलाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हेडिंग की बात करें इसी सेक्शन का, तो यहाँ पे लिखा है कि विक्रय कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा अंतरण 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 100 रुपये से अधिक की बात कर रहा है, जो कोई संपत्ति है उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये से अधिक है। यहाँ पर क्या है, 100 रुपये से अधिक की बात तो कर रहा है, 100 रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या बात कर रहा है कि मूर्त संपत्ति होनी चाहिए, टेंजिबल्स असेट्स होनी चाहिए। ठीक है, स्थावर संपत्ति जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, या फिर किसी अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्री के लिखत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई जो प्रॉपर्टी है जिसका विक्रय किया जाना है वो 100 रुपये से अधिक की है, ठीक है, मूर्त स्थावर संपत्ति है या फिर अमूर्त वस्तु की दशा में भी क्या किया जाएगा, रजिस्ट्री की लिखत द्वारा ही किया जा सकता है उसका अंतरण। ठीक है ना, विक्रय। तो यहाँ पे
ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यदि 100 रुपये से अधिक का है तो आपको रजिस्ट्री के लिखत द्वारा ही उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका विक्रय कर सकते हैं। बट यहाँ पर दूसरी कंडीशन बता देगी कि यदि 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी थी जिसका विक्रय किया जा रहा था उसका मूल्य क्या है, 100 रुपये से कम की है, तो वहाँ पर मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्री के लिखत द्वारा, ठीक है, या परिधान द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि 100 रुपये से अधिक कम के मूल्य की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर जो विक्रय किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का, या तो रजिस्ट्री के लिखत द्वारा भी करवा सकते हैं आप, या फिर जो संपत्ति है उसको नॉर्मली ऐसे दे के कर सकते हैं कि आप ये प्रॉपर्टी रख लीजिए 100 रुपये और 100 रुपये मुझे दे दीजिए। ये क्या कहलाता है, विक्रय कहलाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यदि 100 रुपये से अधिक के है तो उसको रजिस्ट्रीकृत करवाना अनिवार्य है, और 100 रुपये से कम मूल्य की जो प्रॉपर्टी है उसको विक्रय करना है तो वहाँ पर रजिस्ट्रीकृत करवाना अनिवार्य नहीं है। ये आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं रजिस्ट्री, यदि नहीं करवाना चाहते तो आप परिधान द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है, ठीक है ना, तो जो मूर्त स्थावर संपत्ति है उसका परिधान कब माना जाएगा ये बताते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। तो मूर्त स्थावर संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा करा देता है, ठीक है। तो क्या है, जब विक्रेता जो है जो अपनी प्रॉपर्टी विक्रय कर रहा है वो किसी व्यक्ति को क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी का कब्जा दे देता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति का क्या हुआ, कब्जा हो गया दूसरे व्यक्ति का, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, उस संपत्ति का बलिदान हो गया है। या फिर यदि क्रेता ने बोला है स्पेशली कि किसी अन्य व्यक्ति को, स्पेसिफिक कोई पर्सन बता दिया और उसको बोला कि उसको संपत्ति पर कब्जा दे दिया जाए, तो यदि मान लीजिए जो विक्रेता है जो विक्रय कर रहा है संपत्ति का, जिसका स्वामित्व है उस, वह क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा दे देता है, तो वहाँ पर माना जाएगा कि संपत्ति का परिधान हो गया है। तो ये तरह आपका विक्रय की परिभाषा और विक्रय कैसे किया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है कि विक्रय संविदा क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विक्रय करते समय। स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसे वह स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय निबंधनों पर होगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे विक्रय किया जाता है उस प्रॉपर्टी को, उससे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी हम 5 लाख रुपए में बेच रहे हैं, 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, जितने भी वो बोल सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि यदि मान लीजिए उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कितने में बिकेगी, 10 लाख रुपए में बिकेगी, तो वहाँ पर यदि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी था, ठीक है ना, ये 10 लाख रुपए की बेचना चाहता है और बी ने क्या किया कि हाँ मैं इसके 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, तब यहाँ पे क्या है कि जो संविदा हुई थी इन दोनों के बीच में, तो क्या हुआ कि उस संविदा के आधार पर इसने क्या किया, 10 लाख रुपए इसको दे दिए ए को, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस संविदा का पालन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो संविदा की गई थी उसे निबंधनों पर वह विक्रय किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका विक्रय संविदा। अब यहाँ पे बात करें क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व के बारे में, जो सेक्शन 55 बोलता है संविदा ना हो तो स्थावर संपत्ति, जब कोई संविदा ना हो तो स्थावर संपत्ति का क्रेता और विक्रेता क्रम से उन दायित्वों के अधीन और उन अधिकारों से युक्त होंगे जो ठीक नीचे लिखे गए नियमों से भेजी या संपत्ति पर लागू हो। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए जो आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है ना, संपत्ति आप विक्रय करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर आपके विक्रेता और क्रेता के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर कौन से ऐसे नियम लागू होंगे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पे कुछ नीचे ऐसे बता दिए गए नियम बता दिए गए सेक्शन 55 में, जो उन संविदा के आधार पर लागू होंगे, ठीक है ना। यदि संविदा नहीं है तब, यदि उन दोनों के बीच संविदा कोई नहीं है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नियम लागू होंगे जो सेक्शन 55 में बताए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें विक्रेता के दायित्व के बारे में, ठीक है ना। जो संपत्ति विक्रय कर रहा है उसका क्या क्या दायित्व होंगे ये बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर फर्स्ट क्या है कि उस संपत्ति में या विक्रेता के उस संपत्ति पर के हक में किसी ऐसी तात्विक त्रुटि को जिसे विक्रेता जानता हो और क्रेता नहीं जानता है, और क्रेता मामूली सावधानी से पता नहीं लगा सकता है, तो क्रेता को प्रकट करें। अब मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति था ये अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, बी को। तो यहाँ पर क्या हुआ,
मान लीजिए ए के प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा त्रुटि है, ठीक है ना। मान लीजिए जो प्रॉपर्टी थी ए की, उसमें क्या है, इससे इसके हक से रिलेटेड कोई भी ऐसी त्रुटि है या फिर कोई ऐसे दायित्व है, ठीक है ना, उसके बारे में बी को उसको जानकारी देनी होगी, ठीक है ना। ये ए का दायित्व है, इसकी ड्यूटी है। उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट, उस संपत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेज हैं विक्रेता के कब्जे में या शक्ति में हो, उनको सबको क्रेता की उसकी प्रार्थना पर परीक्षा के लिए पेश करें। अब यहाँ पे क्या है कि जो संपत्ति है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि क्रेता चाहता है कि उसका परीक्षा करे, ठीक है ना, जांच पड़ताल करे कि वो सही है, ओरिजिनल है कि नहीं, जो उसका स्वामित्व तो है भी कि नहीं जो विक्रय कर रहा है, ठीक है ना, यदि उसकी पैसे प्रार्थना करता है क्रेता, तो वहाँ पर जो विक्रेता है उस सभी दस्तावेजों को उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी परीक्षा के लिए उसको उसके समक्ष पेश करना होगा, किसके समक्ष, क्रेता के समक्ष, क्योंकि वह उसकी जांच करना चाहता है कि वो उसका स्वामित्व तो है या नहीं, ठीक है। तो ये है विक्रेता का दायित्व दूसरा। अब विक्रेता का तीसरा दायित्व क्या है, उस संपत्ति या उस पर हक के बारे में क्रेता द्वारा उससे पूछे गए सभी सुसंगत प्रश्नों का उत्तर अपनी जानकारी से दे। अब जो क्रेता है जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर यदि वह उस संपत्ति से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन करता है उस संपत्ति से रिलेवेंट, तो वहाँ पर विक्रेता को उस सभी प्रश्नों का उत्तर सही देना होगा, ठीक है ना। जो भी जानकारी उसके पास है वो सारी जानकारी उसको बतानी होगी, किसको, क्रेता को। उसके बाद डी नंबर है कि कीमत की बाबत शोध्य रकम, संदाय या निविदा पर संपत्ति का उचित हस्तांतरण पत्र निष्पादित करे, जबकि क्रेता उसे समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निवेदित करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी वह कीमत दे दी जाती है, शोध्य रकम हो जाता है, संदाय किया जाता है, निविदान किया जाता है, तो वहाँ पर उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसका हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना होगा। ये किसका दायित्व है, ये विक्रेता का दायित्व है, जबकि क्रेता उसे समय और स्थान पर निष्पादन के लिए विक्रेता को निवेदित करे, ठीक है। जब क्रेता क्या है, निष्पादन के लिए विक्रेता को कहता है, ठीक है ना, और सारे जो भी रकम है विक्रय से रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पर दे देता है, तो वहाँ पर क्या करना होगा, निष्पादन हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना होगा विक्रेता के द्वारा। उसके बाद विक्रय संविदा और उस संपत्ति की तारीखों के बीच उस संपत्ति और उस पर के हक के संबंधी दस्तावेजों को जो उसके कब्जे में हो ऐसी सावधानी में रखे जैसे मामूली प्रज्ञा वाला स्वामी ऐसी संपत्ति और दस्तावेजों को रखता है। अब मान लीजिए जो प्रॉपर्टी था उसका विक्रय कर दिया है, ठीक है ना, विक्रय संविदा हो गया, विक्रय हो गया, तो वहाँ पर उस दस्तावेज से प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे उसको संभाल कर रखना होगा, ठीक है ना। और ऐसे संभाल कर रखना होगा कि जैसे मामूली प्रज्ञा वाला क्या करेगा, उस डॉक्यूमेंट्स को रखेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसके जो डॉक्यूमेंट्स है इसका स्वामी क्या करेगा, सही तरीके से रखेगा, अच्छे से रखेगा। और मान लीजिए ये प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो गई, बी को ट्रांसफ़र हो गई, और इसने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसने अभी नहीं लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके जो डॉक्यूमेंट्स है इसको सही तरीके से रखना होगा, उसको जो स्वामी था पहले उसको सही तरीके से रखना होगा, ये उसका ड्यूटी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐसे अपेक्षित किए जाने पर क्रेता या निर्दिष्ट व्यक्ति को उस संपत्ति पर ऐसे कब्जा दे जैसा संपत्ति को प्रकृति के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विक्रेता का दायित्व तो क्या है कि जब उसको प्रॉपर्टी का जो विक्रय किया था उसकी कीमत मिल गई है उसको, ठीक है ना, सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर उसका जो कब्जा है एक सामान्य प्रकृति के अनुसार जैसे दिया जाता है उसको दे दिया जाएगा क्रेता को, ठीक है ना, उसका कब्जा। उसके बाद जी नंबर क्या है, संपत्ति पर विक्रय की तारीख तक प्रभुत शोध सब लोक प्रभारों और भाटकों की ऐसी संपत्ति पर सब विलंगमों पर ब्याज को जो ऐसी तारीख को शोध हो सिवाय तब कि जब संपत्ति दायित्व के अधीन हो तो उनको दायित्व को उन्मोचित कर दे, ठीक है। यदि मान लीजिए जो संपत्ति है जिसको विक्रय किया जाना है वो किसी दायित्व के अधीन है, ठीक है, तो वहाँ पर उन सभी दायित्वों को उस अंतरण के पहले, ठीक है ना, जब विक्रय कर दिया जाता है उसको कब्जा देने से पहले उन सभी दायित्वों को खत्म करना होगा, ठीक है। तो ये है आपको विक्रेता के दायित्व। उसके बाद ये तो पहले पॉइंट के अंदर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये समझा जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो क्या ये समझा जाएगा कि विक्रेता क्रेता से यह संविदा करता है कि वह हित जिसे विक्रेता क्रेता को अंतरित करने की
प्रबंधना करता है, अस्तित्व युक्त है और उसे अंतरित करने के लिए शक्ति विक्रेता रखता है। ठीक है ना। तो ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं क्लॉज 1 में, ठीक है, यदि वह पूरे फुलफिल हो जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा माना जाएगा, समझा जाएगा कि जो विक्रेता है वो संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए, विक्रय करने के लिए शक्ति रखता है। ठीक है ना, पावर रखता है कि वह उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ के विक्रेता को पूर्ण धन दे दिया गया है। ठीक है ना, जिसने अपनी संपत्ति विक्रय की है उसको पूरा उसका कीमत दे दिया गया है। ठीक है ना, पूरा चुका दिया गया है। वहाँ पर क्रेता को संपत्ति से संबंधित सब ऐसी हक की दस्तावेजों का परिधान करने के लिए आबद्ध है जो विक्रेता के कब्जे या शक्ति में हो। अब यहाँ पर क्या है कि यदि अब मान लीजिए ए ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी बी को, अब बी ने इसके जो प्रॉपर्टी की कीमत थी वो सारी कीमत इसको अदा कर दी, पे कर दी। अब यहाँ पे क्या है कि एक के पास या फिर एक के कब्जे में या एक के शक्ति में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसको विक्रय किया गया है, तो ये आबद्ध है, इस बाउंड है कि उस जो भी प्रॉपर्टी के कागजात थे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स थे, वो बी को दे दे। ठीक है ना, उसका परिधान कर दे। तो ये उसकी ड्यूटी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये हो गया आपके विक्रेता के दायित्व। अब बात करें विक्रेता के अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं कि संपत्ति के तब तक के भाटकों लाभों जब तक कि उसका स्वामित्व क्रेता को संक्रांत ना हो जाए वो प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यदि मान लीजिए जो एक की प्रॉपर्टी थी उसमें एक मकान बना हुआ था जिसमें 10 किराएदार रहते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है जो सेल करने की संविदा तो की गई बट यहाँ पर अभी उसका संदाय नहीं किया गया। ठीक है ना, जो विक्रय है उसका कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है किसी अन्य पर्सन के द्वारा जिसको बेचा जाना है। ठीक है ना, तो वहाँ पर इस 10 किराएदारों के द्वारा जितने भी भाटक मिलते हैं, रेंट मिलते हैं, वो सारी चीज़ें लेने का अधिकार किसको होगा, विक्रेता को। जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व पूरा क्रय धन दिए जाने के पूर्व क्रेता को संक्रांत हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है कि पूरा धन दिए जाने के पहले ही, अर्थात ए ने जो प्रॉपर्टी सेल की थी मान लीजिए बी को, तो इसने बी ने क्या किया है, पूरा धन तो नहीं दिया है। ठीक है ना, लेकिन इसकी जो संपत्ति थी इसको ट्रांसफ़र हो गई है। तो वहाँ पर क्रय धन दिए जाने की रकम या उसके असंदत शेष भाग के लिए और उस तारीख से जिसको कब्जा प्रदान किया गया है इसी रकम पर भाग पर ब्याज के लिए क्रेता या अंतर्ती को संपत्ति पर भारित होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए जो संपत्ति थी उस ट्रांसफ़र तो हो गई बट उसका जो पेमेंट था, ठीक है ना, उसकी जो कीमत थी उसको क्रेता ने नहीं चुकाया है। ठीक है, तो वहाँ पर जिस तारीख को उस संपत्ति का परिधान किया गया है उस तारीख से लेकर अभी तक जब तक कि उसका कीमत नहीं मिला है तब तक के लिए जो ब्याज है वो देने के लिए कौन, क्रेता उसको क्या कर सकता है, क्रेता को क्या कर सकता है, शो कर सकते हैं कि आप उसका जो भी ब्याज है वो दें। ये क्या है, विक्रेता के अधिकार है, वो ब्याज उस पर ले सकता है। उसके बाद ये हो गया विक्रेता के अधिकार। अब यहाँ पे बात करें क्रेता के दायित्व क्या क्या हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने पढ़ा विक्रेता के दायित्व और अधिकार, अब पढ़ेंगे क्रेता के क्या दायित्व हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर क्या है कि संपत्ति में विक्रेता के हित की प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे क्रेता जानता है किंतु जिसे उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि विक्रेता नहीं जानता है, जिससे ऐसे हित के मूल्य में वास्तविक वृद्धि होती है, विक्रेता को प्रकट करे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि जो विक्रेता है, सॉरी क्रेता है, यदि उसको उस संपत्ति से रिलेटेड जिसको विक्रय किया जाना है उस संपत्ति से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी है जो जिसको विक्रेता नहीं जानता है। ठीक है ना, और जिसके कारण उसके हित के मूल्य में वास्तविक वृद्धि होती है। ठीक है ना, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इसको ट्रांसफ़र करना है, विक्रय करना है, तो यहाँ पर जो बी नाम का व्यक्ति था अर्थात क्रेता था, इसके बारे में जानता था कि इसकी इस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो चुकी है। ठीक है ना, वास्तविक मूल्य के में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन यह बात जो विक्रेता है वह नहीं जानता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी को उसको प्रकट करना होगा कि इस मूल्य के बारे में जो भी उस संपत्ति से रिलेटेड जानकारी है तो इसको क्या करना होगा, प्रकट करना होगा। उसके बाद दूसरा है विक्रय के उपरांत संविदा निष्पादन के समय और स्थान विक्रेता या निर्दिष्ट व्यक्ति को क्रय धन का संदाय निविदान करे। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो संविदा की गई है उसके निष्पादन के समय
और उस स्थान पर जो डिसाइड किया गया है कि वहाँ पर संविदा की गई, ठीक है ना, जब प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र करनी क्या कैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि जो भी क्रय धन है उस संपत्ति से रिलेटेड उसको देना होगा किसको, विक्रेता को। ये उसका दायित्व है, किसका, क्रेता का। उसके बाद थर्ड है कि जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो गया है, ठीक है, जो संपत्ति थी जिसको विक्रय किया जाना था उस संपत्ति का स्वामित्व क्रेता में ट्रांसफर हो गया है, वहाँ संपत्ति की ऐसी नाश, ऐसी क्षति या मूल्य में ऐसी गिरावट से जो विक्रेता द्वारा कारित ना हो, उद्भूत किसी हानि को सहे। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो किसको ट्रांसफ़र हो गई, क्रेता को ट्रांसफ़र हो गई है। तो वहाँ पर अब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी हानि होगी, जो भी क्षति होगी, ठीक है ना, उसके मूल्य में गिरावट होती है, ये सारी चीज़ जो भी हानि होगी वो कौन सहेगा, वो क्रेता सहेगा, ठीक है ना, उसका दायित्व है कि सहे। यदि मान लीजिए जो ऐसी हानि हो रही है वो विक्रेता के द्वारा हो रही है तो वहाँ पर विक्रेता सहेगा, लेकिन यदि विक्रेता के द्वारा नहीं हो रही है, ठीक है, नॉर्मल ऐसी कुछ हानि हो रही है तो वहाँ पर क्रेता को सहना होगा, यह उसका दायित्व है, वो विक्रेता को ऊपर उसका वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद डी नंबर क्या है कि जहाँ संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को संक्रांत हो गया है, ठीक है ना, संपत्ति का स्वामित्व किसको प्राप्त हो गया है, क्रेता को हो गया है, वहाँ जहाँ तक कि उसका और विक्रेता के बीच का संबंध है, ठीक है ना, क्रेता और विक्रेता के बीच का संबंध है, वे सब लोक प्रभार और भाटकों जो संपत्ति के बारे में देय हों और किन्हीं दायित्वों के अधीन संपत्ति बेची गई है उन्हें मध्य शोध मूलधन और उन पर तत्पश्चात प्रोद्भावन शोध ब्याज दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी यदि मान लीजिए किसी दायित्व के अधीन संपत्ति बेची गई है, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी मूलधन होगा और जो भी उस पर ब्याज होगा वो ब्याज क्या करना होगा, क्रेता को चुकाना होगा, ये उसका दायित्व है। उसके बाद क्रेता के अधिकार क्या है, जहाँ की संपत्ति का स्वामित्व उसको संक्रांत हो गया है, ठीक है ना, संपत्ति का स्वामित्व किसको प्राप्त हो गया है, क्रेता को प्राप्त हो गया है, वहाँ संपत्ति में किसी अभिवृद्धि का या उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का फायदा उठाने का और उस पर भाटक और लाभों का फायदा किसको होगा, क्रेता को होगा, ठीक है ना। यदि मान लीजिए जो संपत्ति ट्रांसफर हो गई किसको, क्रेता को, तो वहाँ पर उस संपत्ति में यदि कोई अभिवृद्धि होती है, ठीक है ना, अभिवृद्धि का मतलब उसमें कुछ बढ़ता है, उसके मूल्य में कुछ वृद्धि होती है, तो उसका फायदा पाने का अधिकार किसको होगा, क्रेता को होगा। तो ये है आपका सेक्शन 54 और सेक्शन 55, जहाँ पे विक्रय की परिभाषा हमने देखा, उसके बाद विक्रेता और क्रेता के क्या अधिकार और दायित्व हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।